यूजीसी नेट दिसंबर 2026। अगर अभी से टाइम काउंट करेंगे तो आपके पास में 150 डेज का टाइम है प्यारे बच्चों। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही बढ़िया से सिलेबस को देखते हुए अच्छे से उस यूनिट वाइज पढ़ते हुए अगर चीजों को करेंगे ना, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि इसी बार आपका जेआरएफ होगा 100%। अभी देखिए, हमने यहां पे आज सिलेबस पे चर्चा करनी है और मैं सिलेबस के कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा और वो आपको मैं साथ साथ में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हिस्ट्री में जेआरएफ आपका दिसंबर में 100% हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, सबसे पहले जब हम अपने सिलेबस को ओपन करते हैं, यूजीसी के हिस्ट्री के सिलेबस को ओपन करते हैं, ये बात हमें पता है कि 100 क्वेश्चन हमारे आने हैं। और एक बात ये भी बात चली आ रही है शुरू से कि जी 10 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी किसी यूनिट से 15 आ जाते हैं और कभी किसी यूनिट से 5 ही रह जाते हैं। तो ये अलग अलग मैटर यहां पे बनता है। देखिए, हमारे सिलेबस में सबसे पहले कुछ शब्दावली दी गई है, कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए है प्यारे बच्चों। लेकिन इन टर्मिनोलॉजी को, इन शब्दावलियों को हम तब ही कर सकते हैं जब हम पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। तो चाहे भारतवर्ष, ये सभा और समिति जो ऋग्वेदिक काल पीरियड में है, वर्णाश्रम हो, पुरुषार्थ हो, संस्कार हो, ये जनपद हो, है ना, या फिर अलवार नैनार हो, हमें लगता है यार ये अलवार नैनार पे ना हर बार क्वेश्चन बनता है। तो भाई वो जो क्वेश्चन बनता है ना, ऐसा नहीं है वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो आपके यहाँ पे शब्दावलियों में सबसे पहले ही यहाँ पे चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। अग्रहार है, महालवाड़ी है, हिंद स्वराज है, या फिर ये जो है आर्थिक राष्ट्रवाद है। तो इन शब्दावलियों पे हम एक एक शब्दावली पे आपके साथ काम करेंगे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में है ना। इसी प्रकार से हमारी ये जो है मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सभी जगह भी इन शब्दावलियों को यहाँ पे बहुत ही वेटेज यहाँ पे दिया गया है। आप देखो, पंचशील पे हमेशा क्वेश्चन आता है। आप देखो, फॉरवर्ड पॉलिसी पे हमेशा क्वेश्चन आता है। आप देखो, हमारी सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी सहायक संधि पे से हमेशा क्वेश्चन बनता है। आप देखो, प्लेगरिज्म पे हमारा क्वेश्चन बनता है, साहित्यिक चोरी पे हमारा क्वेश्चन बनता है। तो भाई ये बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। सिलेबस पूरा होने के बाद ये आपका होगा। अच्छा, जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता रहूंगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका। आप देखो, अगर आप ये टारगेट है आपका कि आप 40 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त करना है, तो 40 दिन में 20 दिन आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में लगेंगे। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो सोर्सेज वाला है। उसमें आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी है, लिटरेरी सोर्सेज भी है। मतलब है कि आप कोई एक चैप्टर में बांध के इसको नहीं पढ़ सकते। आप शुरू से लेके और एंशिएंट जहां भी हमारा एंड होता है वहां तक आपको कंप्लीट सोर्सेज करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा सोर्सेज का ही है। फिर हमने कहा जी स्टोन एज वाला पार्ट है प्यारे बच्चों। देखो, जब तक हमें सिलेबस समझ में नहीं आता तब तक हम उसके साथ बहुत बढ़िया से जस्टिस यहां पे नहीं कर पाएंगे। भाई यहां पे हमारा दिया है न्योलिथिक। देखो, अच्छे से बहुत बढ़िया से दिया है, पशुचारण और खाद्य उत्पादन, न्योलिथिक और चैल्कोलिथिक, है ना, न्योलिथिक और चैल्कोलिथिक। हालांकि यहाँ पे कहीं पैलेलिथिक और मेसोलिथिक को नहीं वैसे दिया है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस उस पार्ट पे होना चाहिए जो सिलेबस में मेंशन है, यानी कि न्योलिथिक और चैल्कोलिथिक पे ज्यादा फोकस आपको होना चाहिए कि उनका वहां पे टूल्स कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था। तो एक एक शब्द को सिलेबस की पकड़ के तब तैयारी कर रहा हूं। जैसे कि हमें लगता है कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में तो बहुत कुछ है पढ़ने का, क्या कुछ वहां पे पढ़ना चाहिए, क्या कुछ वहां पे छोड़ना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि भाई उसका उद्भव कैसे हुआ, 1 पॉइंट, उसका विस्तार सीमा 2 पॉइंट, उसके जो साइट्स है 3 पॉइंट, नेचर है 4 पॉइंट, धर्म है 5 है, समाज है सोसाइटी 6 पॉइंट, है ना, इसका पतन कैसे हुआ, है ना, व्यापार कैसे। तो जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है उन पर आपको काम करना है बच्चों। तो ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में एक तो यही कंट्रोवर्सी कि भाई ये कहां से आए थे, किस क्षेत्र से आए थे, ये पार्ट है आपका है। फिर दोनों पार्ट में पॉलिटिकल, सोशल जो है इनका जो इकोनॉमी, इनका जो हर एस्पेक्ट पे आपने यहाँ पे काम करना है जी। फिर महाजनपद पीरियड हो गया, राजतंत्र गणतंत्र पे हमेशा क्वेश्चन बनता है ना। फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय। ये यूनिट नंबर क्या है आपकी, फर्स्ट है। तो आपको मेरी सलाह यह है कि एक एक वर्ड सिलेबस के अनुसार करो, क्योंकि इनके अलावा भी हमें कई सारे धर्मों को पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन यही से हमारा आता है। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड में जब हम बात करते हैं
मगध के उत्थान की बात करते हैं, हर्यंक वंश की यहाँ पे हमें बात करनी होती है ना, सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण की बात कर रहे हैं, मौर्यों की राज व्यवस्था की बात करते हैं, मौर्यों की सोसाइटी है, मौर्यों की इकोनॉमी है, अशोक का धम है। देखो धम पे हमेशा से चर्चा होती है ना, क्वेश्चन आता है तो धम सिलेबस में है आपके, है ना, उसका नेचर है, उसका पतन होता है तो चाहे वो मौर्यों का पतन हो, हड़प्पा का पतन हो, गुप्तों का पतन हो, तो जो डिक्लाइन ऑफ किसी भी डायनेस्टी का है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी इंडो जो उसके बाद में हम कहते हैं जी ये हमारे जो लेटर मौर्य पीरियड में सुंग, सातवाहन, कुषाण, क्षत्रप, है ना, शक, संगम साहित्य, तो ये संगम जो हम कल डेमो में पढ़े थे वो इस पार्ट का हिस्सा है ना। तो हमने कहा इसके बाद में कि इनकी जो कला है, गंधार, मथुरा, इनकल, अमरावती शैली, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो आप एक बार तो जब पीवाईक्यूज आप कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज के साथ साथ में ये भी देख लो कि किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन सा टॉपिक कितनी बार यहां पे आया है, तो उसी इंपॉर्टेंस के साथ आपने करना है कि गुप्त काल के हमें सिक्कों को पढ़ना है, गुप्त काल की हमें जो है यहाँ पे कला को पढ़ना है, गुप्त काल की इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमेशा गुप्त काल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बनता है, गुप्त काल के लिटरेचर पे हमेशा से क्वेश्चन बनता है, गुप्त काल के जो हमारी जो है धर्म है उस पर क्वेश्चन बना है। फिर उसके बाद हर्षवर्धन का टाइम पीरियड, और हर्षवर्धन में उसके धर्म की बात यहाँ पे करते हैं। और देखो सांकेतायन और विष्णु कुंडीन इस टाइप पर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। यूनिट नंबर 3 हमारी है। देखिए यूनिट नंबर 3 में पूरा पूर्व मध्यकाल का चैप्टर आता है, ये जो हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष है, गुर्जर प्रतिहार है, पाल है, राष्ट्रकूट है, चोल है, पल्लव है, पांडे है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। बाकी तो देखो थोड़ा थोड़ा तो हमें सारा देखना है, तो ऐसे करना है। आपका सिलेबस तब पूरा माना जाएगा जब आप कहेंगे कि मैंने गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया, मैंने कलचुरी चेरी पढ़ लिया, मैंने गहड़वाल कंप्लीट कर लिया, मैंने परमार कर लिया। ऐसे नहीं कि बुक उठाई और वो शुरू से लेके आखिर तक आप करना शुरू किया, ना ना, बुक से कभी भी पेपर ऐसे पास नहीं करोगे जब तक आप सिलेबस का बहुत बढ़िया से अध्ययन यहां पे नहीं करोगे, है ना। फिर सिर्फ उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ में आपको उनके जो है इकोनॉमी, उनकी जो सामंतवाद की जो उस समय की जो भूमिका थी, स्थिति थी, उनको यहाँ पे हमें देखना है भाई, ठीक है। तो इनका जो दूसरा एंगल है जिसमें समाज है, जिसमें मंदिर है ना, इनको भी हमें करना है जी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूनिट नंबर 4 हमारे यहाँ पे आती है। तो यूनिट नंबर 4 में हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसमें भी सबसे पहला पार्ट सोर्सेज का ही है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई सोर्सेज का पार्ट जब ज्यादा बढ़िया होता है जब उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पढ़ लेते हैं, इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, तब उसका सोर्सेज होता है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री की लगभग है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उन्हीं डायनेस्टीज को करिए जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। मुगल में उन्हीं डायनेस्टीज को करिए जो यहाँ पे मेंशन है ना। विजयनगर बैमनी में उन्हीं क्षेत्र को करिए, उन्हीं डायनेस्टीज को करिए जो यहाँ पे मेंशन है। तो यानी कि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पे हमारा है। यूनिट नंबर 5, इसमें पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमने दिल्ली सल्तनत की, मुगल काल की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ ली, हमारा काम कंप्लीट हो गया। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के कभी काम कंप्लीट नहीं होता। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, इकोनॉमी दी गई है यहाँ पे, जो है इसकी पूरी, भाई वो चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल काल हो, क्षेत्रीय राज्य हो हमारे, है ना, फिर हमारे जो उस समय की जो बॉर्डर स्टेट है उनके साथ में कैसे संबंध रहे हैं, है ना, आंतरिक संबंध हमारे कैसे रहे हैं। तो सिलेबस के अनुसार से पढ़ो कि आपने यूनिट नंबर 5 को कितना वेटेज दिया है, हमारी हुंडी प्रथा क्या है, हुंडी से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हमारा व्यापार प्रणाली चल रही है वो कैसे चल रही है। यूनिट नंबर 6 मिडिवल की, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक संगठन आता है, इसमें भक्ति आता है, सूफी आता है ना। इन पॉइंट पे बात करना है कि भाई उनके जो विश्वास है, उनकी प्रथाएं है, उनका जो उस समय की जो घटनाएं है, इनको थोड़ा सा देखना है आपने। उनकी जो शिक्षा है, गुरु नानक देव पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो यानी कि गुरु नानक देव की अपनी क्या है, एक इंपॉर्टेंस है ना। तो ग्रामीण समाज यहाँ पे हमारा पार्ट आ गया भाई। तो हम कहते हैं कि अब जैसा कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में मेंस में पूछ लिया कि जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था क्या है, तो इंपॉर्टेंट है ना ये पार्ट, तो इसको करो भाई। तो कुल मिला के क्या करना है आपको, यूनिट नंबर 7 है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की, 8th है, 9th है और 10th है। मैं ये सिलेबस अभी जो है आपका एप्लीकेशन में मेंशन कराऊंगा। मेरा आपसे इतना सजेशन है कि आप मेरे साथ पढ़ोगे, लेकिन मुझे टोक देना बीच में कि जी सर आपने ये टॉपिक नहीं कराया, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्यों नहीं कराया, अगर कराऊंगा
तो उसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा हर एक टॉपिक की। तो प्यारे साथियों, अभी आप जानते हैं कि हम जो है आपका दिसंबर के लिए जो क्लासेस है वो हमारी शुरू हो चुकी है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे। तो आप सभी साथी हमारे साथ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे दिसंबर बैच में आचार्य 2.0 में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको कंप्लीट 10 के 10 यूनिट यहां पे कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।